नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रणदीप सर जनरल अवेयरनेस में। मित्रों, हम लौट के आ रहे हैं अपने ज्योग्राफी के अगले टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है मोशंस ऑफ अर्थ। NCERT क्लास 6 का चैप्टर है। ये 7th 8th 9th 12th सभी जगह पे ज्योग्राफी में कवर होता है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इवन देन UPSC तक भी ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की प्रमुख रूप से दो गतियाँ होती हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन को घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और दैनिक गति। और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण और वार्षिक गति क्या होती हैं, समझते हैं एक करके बारी बारी से। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। इसको हमने पहले क्यों रखा है साथियों, क्योंकि जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो बहुत सी जगह पे ये अक्षीय और कक्षीय झुकाव आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। समझने का प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी का वास्तविक एक्सिस है, जिसके सहारे पृथ्वी ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रही है। अभी समझेंगे इस चीज़ को। और ये पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन है, जिसके सहारे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। इस ऑर्बिटल प्लेन और इस एक्सिस के मध्य जो एंगल होता है 66 डिग्री और 30 मिनट का, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं कक्षीय समतल पर झुकाव। और इस एक्सियल से पृथ्वी के काल्पनिक एक्सिस माना जाए तो इसको जो झुकाव होता है ये 23 डिग्री होता है। ये इसको बोलते हैं अक्षीय झुकाव। यानी दो टर्म है साथियों यहाँ पे। एक होता है कक्षीय समतल पर पृथ्वी का कोण और एक होता है अक्षीय झुकाव, एक्सियल टिल्ट एंड एंगल ऑन ऑर्बिटल प्लेन। दोनों अलग चीज़ें हैं। अक्षीय झुकाव 23 डिग्री एंड 30 मिनट, और कक्षीय समतल पर एंगल जो होता है वो 66 डिग्री एंड 30 मिनट होता है। याद रखने वाली चीज़ है। शुरू करते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन या दैनिक गति या परिभ्रमण क्या होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी जो होती है अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व दिशा में वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना क्या कहलाता है, पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पश्चिम से, मैंने कहा पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हमको सूर्य जो होता है वो पूरब में प्रातः दिखाई देता है। कहने में आता है सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में नहीं उगता है साथियों, सूर्य अपने स्थान पर ही है। पृथ्वी उसके चारों ओर घूर्णन करती हुई सूर्य पृथ्वी का पूर्वी भाग सूर्य के सामने पहले आता है, इसलिए हमको सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं परिभ्रमण जो है पृथ्वी का, उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। देख पा रहे हैं हम लोग घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वो इस प्रकार घूमती हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, जबकि पृथ्वी कैसे घूम कर रही है, इस प्रकार से। ये एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन है, एंटी क्लॉकवाइज। टाइम क्या लेती है, 24 आवर्स। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट और 9 सेकंड का समय होता है। ये समय जो निकाला गया साथियों, ये पृथ्वी के घूर्णन में लिया गया समय है। यानी ये पृथ्वी का घूर्णन काल है। ये मिनट, घंटे, सेकंड्स ये बाद में निर्धारित किए गए हैं। ये घूर्णन का एक, पृथ्वी का एक दिन का घूर्णन है। इसको पृथ्वी का एक क्या बोलते हैं, सौर दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक पृथ्वी का सौर दिवस। ये पृथ्वी का सौर दिवस कहलाता है, सौर दिवस। ठीक है, ठीक है साथियों। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, वामावर्त भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन स्पीड जो होती है इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है 1671 किलोमीटर प्रति घंटा, और पोल्स पे होती है 0 किलोमीटर। यानी पृथ्वी जो होती है वो इक्वेटर पे इसकी गति सर्वाधिक होती है 1671 किलोमीटर प्रति घंटा, और पोल्स पे इसकी जो घूर्णन गति होती है वो शून्य होती है, 0 होती है। यानी पृथ्वी पोल्स पे स्थिर होती है। घूर्णन के प्रभाव की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो सबसे पहले हमको पता है दिन रात का बनना, पृथ्वी एक्सिस सन। तो पृथ्वी का जो भाग घूम करके सूर्य के सामने आ जाता है वहाँ होता है डे, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ होती है नाइट। ठीक है, नाइट वाला भाग घूम के सामने आ जाएगा तो होता है डे, और डे वाला घूम पीछे चला जाएगा उसे कहेंगे नाइट। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण रोटेशन
जो होता है फॉर्मेशन ऑफ डे नाइट, दिन रात बनाता है। नंबर 2 है बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर और फ्लैटन एट द पोल्स। पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर होता है उभार, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है वो उभरा हुआ है, और ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी हो जाती है। जानते भी हम पृथ्वी का जो आकार होता है उसके लिए एक सही शब्द यदि हम कहें, ना तो पृथ्वी वृत्ताकार गोलाकार होती है, ना ही अंडाकार होती है। पृथ्वी का जो आकार है वो है पृथ्वाकार है। पृथ्वी का आकार पृथ्वी जैसा ही है, यही एक शब्द है। इसको लर्दक्ष गोलाभ भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी दिखाई देती है और ध्रुवों पर चपटी दिखाई देती है। नंबर तीसरा बिंदु जो है, रोटेशन के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? हवाओं और समुद्री धाराओं का विक्षेपण, डिफ्लेक्शन ऑफ वाइंड्स एंड ओशियन करंट्स। हवाएं और जो समुद्री धाराएं अपने सीधे पथ पे चल रही होती हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपना मार्ग बदल लेती हैं। इसके पीछे कौन सा प्रभाव चलता है? कोरियोलिस इफेक्ट चलता है, कोरियोलिस प्रभाव चलता है। इस कोरियोलिस इफेक्ट को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेट जोन और एयर प्रेशर बेल्ट जब पढ़ेंगे तब वहाँ इसको डिटेल्स की समझेंगे। चौथा बिंदु साथियों क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय अर्थ्स रोटेशन आल्सो अफेक्ट द टाइड्स इन द ओशियन। समुद्र में जो ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण लगते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन एक प्रमुख प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। जब हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा तब इसको और डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी विस्तृत चर्चा होगी। विक्षेपण का अर्थ होता है अपने मूल पथ से विचलित हो जाना। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पृथ्वी जो होता है उसका जो घूर्णन होता है, रोटेशन जो होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा, यहाँ इसकी स्पीड सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी स्पीड घटती चली जाती है। ध्रुवों पर होती है 0। ये जो दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं 90 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर पर 0 डिग्री इक्वेटर पर इसकी गति जो होती है, घूर्णन जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। 90 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे है, 90 डिग्री इक्वेटर पे कितनी स्पीड होती है इसकी? 0 डिग्री, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम बीच में मान लेते हैं कहीं पे 45 डिग्री नॉर्थ मान लेते हैं, और नीचे दे रखा है इसको 45 डिग्री साउथ मान लेते हैं। यहाँ गति दे रखी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऐसे ऐसे घटते 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 पोल्स पे पृथ्वी का घूर्णन शून्य हो जाता है। कारण जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य रेखा से, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा से पोल्स की ओर जाते टाइम, यानी कि इक्वेटर से पोल्स की ओर यदि हम जाएँ तो हम देख पा रहे हैं पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस है, पृथ्वी की जो परिधि है वो घटती हुई जा रही है। ये जो अक्षांश वृत्त होते हैं हमारे छोटे होते जा रहे हैं, अक्षांश वृत्त छोटे होते जा रहे हैं। पृथ्वी का परिधि जो होती है वो घटती जा रही है, यानी पृथ्वी को कम दूरी तय करनी पड़ रही है, जबकि समय फिक्स है। और समय कितना फिक्स है? 24 घंटे। और 24 घंटों में जब दूरी तय करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी स्पीड हमको कम दिखाई देगी। इसलिए पृथ्वी का घूर्णन इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते समय डिक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ एक तथ्य साथियों, एक पारिभाषिक शब्द है प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। होता क्या है? सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन वह वृत्त होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है। कैसे? समझ जरा। यहाँ देखिए साथियों, आप समझिए इस बात को। सूर्य की किरणें, ये पृथ्वी का एक्सिस है। सूर्य की किरणें जब इस तरफ यहाँ पड़ रही हैं, सूर्य के इस भाग, पृथ्वी के इस भाग पर, तो ये पृथ्वी का ये जो हिस्सा है पूरा, यहाँ पे क्या है साथियों? यहाँ पे डे, यहाँ पे है डे इस पूरे भाग में, ठीक है। और पृथ्वी का पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ क्या है साथियों? नाइट। और इन दोनों के बीच में डे और नाइट को पृथक करने वाली ये जो लाइन है, ये जो वृत्त है, ये सर्कल बनता है, ये जो देख पा रहे हैं आप, इस वृत्त को ही कहते हैं सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या हुआ? प्रदीप्ति वृत्त वह वृत्त होता है जो दिन रात को विभाजित करने वाला होता है, दिन रात को विभाजित करने वाला वृत्त होता है। अगला प्रश्न है, व्हाई डज द सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन नॉट कोइंसाइड विद द अर्थ एक्सिस? वह अर्थ एक्स के ऊपर मेल क्यों नहीं खाता है? क्योंकि एक्सिस हम देख पा रहे हैं, एक्सिस यहाँ पे है और सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 23.5 डिग्री का, 23 डिग्री और 30 मिनट का अंतर होता है।
तो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन एंड एक्सिस डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कारण क्या होता है, एक्सिस का 23 डिग्री 30 मिनट पे टिल्ट होना, द टिल्ट ऑफ बिकॉज द इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस बाई 23 डिग्री 30 मिनट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवोल्यूशन की। रोटेशन कंप्लीट हुआ हमारा, उसके बाद करें रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन आप देख पा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक निश्चित ऑर्बिटल प्लेन में निश्चित वृत्ताकार निश्चित पथ में चक्कर लगाना। ये पथ वृत्ताकार नहीं है साथियों, इट्स इलेप्टिकल वे है, दीर्घवृत्ताकार पथ है। रेवोल्यूशन अकर्स एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो उस घटना को हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाना पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। इसकी दिशा होती है वामावर्त। जिस प्रकार से पृथ्वी का घूर्णन था उसी प्रकार से पृथ्वी का परिक्रमण भी है। इसमें समय लगता है 365 दिन 6 घंटे और कुछ 9 मिनट्स इसके ऊपर लगते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड होती है, किसकी स्पीड, परिक्रमण की स्पीड होती है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी अपने ऑर्बिटल पाथ में या कहें इलेप्टिकल ऑर्बिटल पाथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। टाइम हमने बताया 365 दिन 6 घंटे, अर्थात इस 365 दिन को साथियों एक वर्ष मान लिया जाता है। 100 वर्ष गणना की सरलता के लिए 365 दिन जो होते हैं उनको एक वर्ष में गिन लिया जाता है। शेष बचे 6 घंटों को प्रति 4 वर्ष में, प्रति 4 वर्ष यानी हर चौथे वर्ष जोड़ करके 6 × 4 कितना हो जाता है साथियों, 24 आवर हो जाते हैं। इनसे एक दिन बन जाता है और उसे चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है। इससे चौथे वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 366 366 हो जाती है। हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। एक जो अतिरिक्त दिन होता है इसको आप सभी जानते होंगे, फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है और वह फरवरी 29 दिन की हो जाती है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँगा साथियों, और वह क्या है, एक वर्ष की परिभाषा बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे वर्ष किसे कहते हैं, ये जो 365 डेज हैं ये हमने काउंट किए हैं किस हिसाब से, ये टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे वर्ष की बात हम करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईयर। यदि हम खगोलीय भाषा में, भूगोल की भाषा में वर्ष की बात करें तो जब भी कोई पिंड अपने तारे के चारों चक्कर लगाता है तो उस तारे के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लेता है उसे एक वर्ष कहते हैं। अब यहाँ एक वर्ष का मतलब 365 डेज पृथ्वी की संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट टू अर्थ इट्स 365 डेज फॉर अ ईयर ऑफ अर्थ, यानी एक साइकिल, पृथ्वी का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए पृथ्वी को जो एक वर्ष का समय लग रहा है उसमें 365 दिन होते हैं। एक वर्ष क्या होता है, किसी भी तारे के चारों ओर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है वृत्त निश्चित पथ में, तो उस चक्कर को पूरा करके वापस उस बिंदु तक आने में जो समय लगता है उसे कहते हैं एक वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं रिवोल्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण कौन कौन सी घटनाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहली, सबसे प्रमुख घटना होती है ऋतु परिवर्तन की, जो हमें 4 ऋतुएं वर्ष में दिखाई देती हैं, ग्रीष्म, शरद, शीत और बसंत। इनके पीछे कारण क्या होता है, पृथ्वी का परिक्रमण। इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन का पहला जो इफेक्ट है वो क्या है, ऋतु परिवर्तन। नंबर 2, वर्ष की अवधि का निर्धारण करते हैं हम लोग। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अवधि का बनना, अवधि दिन रात का बनना कौन किस पे डिपेंड है, किसके कारण होता है, घूर्णन कारक। रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, बट चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ द डे कॉजेज बाई इट्स रिवोल्यूशन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है। समझें इसको, दिन रात का बनना घूर्णन के कारण के, अभी दिन है और अभी रात है, लेकिन दिन की अवधि यानी कि 12 घंटे का दिन है या 11 घंटे का या 13 घंटे का दिन है, उसके पीछे कारण होता है पृथ्वी का परिक्रमण, रिवोल्यूशन। ठीक है, और परिक्रमण के साथ साथ जो पृथ्वी का झुकाव होता है, ये दोनों मिलकर के ऋतु परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं। इसको समझेंगे आगे चल करके। ऋतु परिवर्तन के लिए केवल परिक्रमण नहीं होता, उसके साथ साथ पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, जो कि कितना है साथियों, हमने पता है 23.5 डिग्री
जो अक्षय झुकाव है वह भी पृथ्वी पर होने वाली ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस ऑफ सीजन की। इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल। पृथ्वी की जब गतियाँ पढ़ते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ऋतु परिवर्तन से। देखें 4 स्थितियाँ दी हुई हैं, 4 स्थितियों की डेट वाइज स्थिति समझेंगे हम। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो 2 स्थितियाँ हैं, इन दोनों स्थितियों को कहा जाता है साथियों इक्विनॉक्स, हिंदी में कहते हैं विषुव, ठीक है। और ये जो 2 स्थितियाँ आमने सामने वाली, इनको कहा जाता है सोलस्टाइस यानी कि अयनांत। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, सोलस्टाइस अंग्रेजी में, और हिंदी में कहेंगे तो अयनांत या संक्रांति, अयनांत या कहेंगे संक्रांति। हम आते हैं ना वो जनवरी में मकर संक्रांति आती है, हाँ वो लगभग आप वही समझें। देखते हैं बारी बारी समझते हैं चारों स्थितियों को। शुरुआत करते हैं हम 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में हम सब जानते हैं शीत ऋतु में आता है। 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 22 दिसंबर को। तो सूर्य का अधिकांश प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में आता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, क्षमा चाहेंगे, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कर्क रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। उल्टा ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं दोबारा से। सूर्य किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अर्थात सूर्य का अधिकांश ऊष्मा किसको प्राप्त होती है, दक्षिणी गोलार्ध को। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय कौन सा मौसम होता है, सर्दियों का, इसलिए इसको कहा जाता है विंटर सोल्स्टाइस। 22 दिसंबर के बाद आगे बढ़ते हैं, आता है मार्च का टाइम। 21 मार्च के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है इक्वेटर पे। इस समय सूर्य का प्रकाश इक्वेटर के साथ साथ दोनों तरफ उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक किरणें तिरछी पहुंचती हैं, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी प्रकाश की मात्रा जो होती है वो पहुंच जाती है उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक, चाहे वो कम पहुंचे या ज़्यादा। इसलिए इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और ये मौसम होता है, ये इक्विनॉक्स यानी विषुव होता है, ये मौसम होता है स्प्रिंग का यानी कि बसंत का। 21 मार्च के बाद स्थिति आती है 21 जून की। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं किस पर, कर्क रेखा पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा ज़्यादा पहुंचती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उस समय होता है समर का, इसलिए इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, शीत ऋतु होती है। आगे बढ़ते हैं, स्थिति आती है 23 सितंबर की। 23 सितंबर को फिर से 21 मार्च वाली स्थिति आती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर पड़ने के कारण यहाँ दिन रात बराबर होते हैं पूरी धरती पर, और मौसम जो होता है वो होता है कौन सा, शरद ऋतु होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बारी बारी से चारों चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे ग्रीष्म अयनांत, समर सोल्स्टाइस। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि समर सोल्स्टाइस के टाइम यानी कि 21 जून के दिन ये पड़ता है समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पहुँचती हैं, इसलिए कर्क रेखा आती है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश अधिक पहुँचता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में होते हैं समर। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कम पहुँचता है, प्रकाश कम पहुँचता है, दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं विंटर। देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो एक्सियल टिल्ट होता है यानी कि उत्तरी ध्रुव जो होता है वह सूर्य के निकट होता है। मैक्सिमम टिल्ट्स टुवर्ड द सन बाय नॉर्दर्न पोल। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है साथियों, समर होते हैं, गर्मियाँ होती हैं, अधिक प्रकाश पहुंचता है, इसीलिए इसको ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म संक्रांति या समर सोल्स्टाइस कहते हैं। और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर होता है या साउथ पोल जो होता है वो पृथ्वी से, सूर्य से सबसे दूर होता है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। बात करते हैं शीत अयनांत की। तो शीत अयनांत के समय तारीख होती है 22 दिसंबर की। शीत अयनांत कब होता है, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें सीधी पहुंचती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो उस समय उसको शीत अयनांत या मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति
हमने ध्यान दें, इसको हमने कहा है ट्रॉपिक ऑफ समर सोलस्टाइस। इसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क संक्रांति, क्योंकि सूर्य कहाँ पहुँच गया, कर्क तक पहुँच गया, और यहाँ सूर्य पहुँच जाता है मकर रेखा पर। इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, 22 दिसंबर पड़ती है। इसको शीत अयनांति बोलते हैं, विंटर सोलस्टाइस। ठीक है साथियों, क्यों बोलते हैं शीत अयनांत? ये जो नाम दिए गए हैं ये उत्तरी गोलार्ध के आधार पर दिए गए हैं, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश कम पहुंचता है सूर्य का, इसलिए यहाँ शीत ऋतु होती है, इसलिए इसको शीत अयनांत बोलते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लिए यही स्थिति गर्मियों की होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में यह ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं दोनों का, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत का, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति। शीत संक्रांति 22 दिसंबर और ग्रीष्म संक्रांति 21 जून, दोनों को समझेंगे। बिंदु, सबसे पहले सूर्य की किरणें ग्रीष्म अयनांत में कहाँ पहुँचती हैं? कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। स्थिति होती है, तारीख होती है 21 जून की। प्रभाव क्या पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की अधिक अवधि होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। और आर्कटिक व्रत जो कि उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, वहाँ 6 महीने का दिन होता है। ठीक है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक इसके विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की अवधि कम रहेगी, मौसम कौन सा होगा? सर्दियों का होगा। दिन कैसे होंगे? छोटे होंगे। रातें कैसी होंगी? लंबी होंगी। और आर्कटिक व्रत पर 6 महीने की रात होगी, और अंटार्कटिक व्रत पर 6 महीने का दिन होगा। शीत अयनांत की बात करते हैं। शीत अयनांत पर सूर्य की किरणें सीधी पहुंचती हैं मकर रेखा पर, यानी मकर रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की सूर्य की ओर झुका होता है, टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। ठीक है, ये तारीख होती है 22 दिसंबर 22 दिसंबर। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सूर्य कहाँ पहुंच रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की अवधि अधिक होगी, ऋतु ग्रीष्म होगी। 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी रात होगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम पहुंच रहा है, सूर्य की अवधि कम होगी, शीत ऋतु होगी, दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। संक्रांति किसे कहते हैं, इस घटना को मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा साथियों। ये बनाई हमने पृथ्वी, ये बनाया हमने सूर्य। ये क्या कह रहा है? दो स्थितियाँ हैं, समझें ज़रा। सूर्य को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए दो स्थिति समझानी पड़ेंगे हम आपको। ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ। ठीक है साथियों, सूर्य जब यहाँ होता है, दो बार होता है यहाँ पे। कब कब होता है बताइए? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और ऊपर सूर्य कब पहुँचता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में कब पहुँचता है? 21 जून को। कब पहुँचता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुँचता है। ये है साथियों कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ठीक है, 21 जून को सूर्य पहुंचता है कहाँ पे? कर्क रेखा पर। सूर्य नहीं पहुंचता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य सामने होता है कर्क रेखा पर, और 23 सितंबर को सूर्य होता है मकर रेखा पर। ठीक है, इस स्थिति को सोलस्टिस कहा जाता है। समझें ज़रा बात को ध्यान से। सूर्य कभी भी उत्तर में की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से ऊपर किसी भी लैटिट्यूड पर सीधा नहीं चमकता है। मैक्सिमम पोजीशन इन साउदर्न क्या होती है? 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। ठीक है, जबकि दक्षिण की ओर जाएं तो दक्षिण की ओर सूर्य अधिकतम कहाँ तक पहुँचता है? मकर रेखा तक पहुँचता है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में इसकी मैक्सिमम जो स्थिति होती है वो 23 डिग्री एंड हाफ, और उत्तर में नॉर्दर्न में इसकी अधिकतम होती है कर्क रेखा तक। तो संक्रांति एक ऐसी घटना है जब घटित होती है, कब? जब सूर्य आकाशीय क्षेत्र पर आकाशीय भूमध्य के सापेक्ष अपने सबसे उत्तरी या दक्षिणी भाग पर पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि सूर्य घूमते हुए सबसे उत्तर में पहुंच गया है। कहाँ तक पहुंचता है? 21 जून को कर्क रेखा पे, और या फिर
घूमते सबसे दक्षिण पहुंच गया है, और सब दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये दोनों स्थितियां ही क्या कहलाती हैं साथियों, संक्रांति कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, जब पृथ्वी के कोई सा भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। जब कोई भी पोल, मान के चले यदि नॉर्थ पोल सूर्य की ओर है, ये सूर्य बना लेते हैं, सन बना लेते हैं, तो नॉर्थ पोल सूर्य की ओर है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ग्रीष्म संक्रांति होगी। ठीक है, और यदि साउथ पोल सूर्य की ओर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, ग्रीष्म संक्रांति होगी। तो पृथ्वी का कोई भी पोल जब सूर्य की ओर झुका हुआ होता है उस स्थिति को कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ठीक इसके विपरीत जब पृथ्वी का कोई पोल सूर्य से अधिकतम दूरी पर झुका हुआ होता है उसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति कब आती है, जून के महीने में। ठीक है, कब क्यों आती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। दक्षिणी गोलार्ध में कब आएगी संक्रांति, ये ग्रीष्म संक्रांति दिसंबर में आएगी, क्योंकि दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। ग्रीष्म संक्रांति का दिन सबसे लंबा होता है। शीतकालीन संक्रांति कब आएगी, जब हमने कहा कोई भी पोल, पृथ्वी का कोई भी पोल सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा। एनी वन ऑफ द पोल मैक्सिमम tilted away from sun is called winter solstice। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा, कौन से टाइम में आएगा ये, जून में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य से दूर होता है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से, क्योंकि जून के महीने में तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है। नॉर्दर्न पोल इज नियर अबाउट सन इन जून मंथ, बट सेम टाइम, जून के महीने में सेम टाइम जब हमने कहा नॉर्दर्न पोल सूर्य की ओर है, नॉर्दर्न पोल, तो साउदर्न पोल सूर्य से दूर होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति कब आएगी, उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में आती है, हमको पता हुआ है 22 दिसंबर को आती है। हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध शीत संक्रांति दिसंबर में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, कब, दिसंबर के महीने में। शीतकालीन संक्रांति की रातें लंबी होती हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन लंबे होते हैं। ये हमने तुलनात्मक अध्ययन किया ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति का। ये हुई हमारी संक्रांतियाँ यानी कि सोल्स्टिस। अब बात करेंगे साथियों, एक बार और तुलना देख लेते हैं आप। ग्रीष्म संक्रांति उत्तर 21 जून को आएगी और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को आएगी। कारण ध्रुव का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव। ग्रीष्म अयनांत में दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। शीत अयनांत कब आएगा, शीत संक्रांति कब आएगी, शीत संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में आएगी 22 दिसंबर को, और सेम दक्षिणी गोलार्ध में आएगी 21 जून को। यदि मैं इसको ऐसे पढ़ें हम एक साथ, तो 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है ग्रीष्म अयनांत, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है, क्या होता है, 21 जून को ही शीत अयनांत। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को। ठीक है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा, ग्रीष्म अयनांत। तो इसी समय 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत अयनांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझने के लिए आसानी से इसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना करके इस चीज़ को, घटना को समझें, फिगर बनाएं। मैं फिर कहना चाहूँगा साथियों, भूगोल पढ़ते समय बिना नोट्स बनाए आप भूगोल को नहीं पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से मैं यहाँ नोट्स बनाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको भी नोट्स बनाने होंगे, भूगोल को समझना होगा। और इसी बीच में बताना चाहूँगा, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल वीडियोज़ को, यदि आपको आनंद आ रहा है भूगोल पढ़ने में तो। ठीक है साथियों, तो शीत अयनांत में क्या होगा, दिन छोटे होंगे, रातें लंबी होंगी। ग्रीष्म में दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। यहाँ पे डेरिवेशन दे रखा है, सोलस्टाइस वर्ड कैसे आया है, लैटिन भाषा के सोल और सिस्टर से आया है। एक जगह पे क्या पढ़ें इसको, एक जगह पढ़ें इसको एस। ठीक है, सोल मीन्स सन और सिस्टर मीन्स क्या होता है, टू स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेरिजन ऑफ डेज टाइम एट डिफरेंट लैटिट्यूड। ठीक है, मच मोर इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। दिसंबर जब विंटर सोल्स्टिस होता है, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होंगे,
रातें बड़ी होंगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। यहाँ पे दिन छोटे, रातें बड़ी होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम दे रखा है। आर्कटिक वृत्त पे पूरे पूरे 24 घंटे ऐसे रहता है, रातें बहुत लंबी लंबी हैं। और पोल की बात करें तो 6 महीने की रात होती है विंटर सोलेस्टियर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर 13.5 घंटे की रात होती है, लगभग 10.5 घंटे 10 घंटे 30 मिनट का रह जाता है दिन। इक्वेटर पे 12 घंटे, क्योंकि इक्वेटर हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 13 घंटे 30 मिनट का होता है दिन और 10 घंटे 30 मिनट की होती है रात। ठीक है। और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का क्या होता है, दिन होता है। समर सोलस्टिस की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्य चमकता है, तो उत्तरी ध्रुव पर होता है 6 महीने का दिन। ठीक है। आर्कटिक साइकिल पे 24 घंटे का दिन होता है। बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो यहाँ पे 13.5 घंटे का दिन होता है। भूमध्य रेखा पर निश्चित रूप से 12 घंटे का होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वही उल्टा हो जाएगा, इसके 10.5 घंटे की का दिन होगा और 13.5 घंटे की रात होगी। दक्षिण गोलार्ध पे 6 महीने की क्या होगी, रात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है, विषुव बोलते हैं इसको। और वो साल में 2 बार वो तिथियां होती हैं जब सूर्य सीधा कहाँ चमकता है साथियों, सूर्य सीधा चमकता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे चमकता है सूर्य और इक्विनॉक्स की स्थिति आती है। इक्विनॉक्स का मतलब मैं आप बताता हूँ, इक्वी लिया गया इक्वस से यानी समान, नॉक्स में यानी नाइट। जब दिन रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के, सूर्य सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है इक्वेटर पे। ये स्थिति 2 बार आती है, जैसा कि हमने देखा 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च की स्थिति जो होती है उसको कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनस यानी बसंत विषुव, और 23 मार्च की स्थिति को कहा जाता है ऑटम इक्विनस यानी शरद विषुव। तो सौर विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, वह समय जब सूर्य पृथ्वी की भूमध्य रेखा को पार करता है। A solar equinox is moment in time when the sun across the Earth's equator. This occurs twice each year around 21 March and 23 March. मैंने 2 तिथियां क्यों लिखी हैं, क्योंकि साथियों पृथ्वी के परिक्रमण में समय लगता है 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट का समय लगता है। ये 6 घंटे जो होते हैं हर 4 वर्ष में जोड़ करके जो एक दिन बनता है, उस एक दिन के कारण ये तिथियां बदलती रहती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर यानी कि इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, तो दिन रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये विषुव की स्थिति है। आगे बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत विषुव आएगा। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव होगा, ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद विषुव होगा। उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को शरद विषुव आएगा, शरद ऋतु आएगी। ये बसंत ऋतु है, शरद ऋतु है। जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, वसंत ऋतु होगी। एक बार हम घूर्णन और परिक्रमण की तुलना कर लेते हैं। अब तक हमने रोटेशन और रिवोल्यूशन को पूरा स्टडी कर लिया है, एक बार इनका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन बात करते हैं। रोटेशन होता है स्पिनिंग ऑन एक्सिस, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जबकि रिवोल्यूशन होता है मूवमेंट अराउंड दी सन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। दोनों में दिशा समान होती है, पश्चिम से पूर्व। समय की बात करें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड किसमें, रोटेशन में। और रिवोल्यूशन में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है। स्पीड की बात करें 1674, 1671, 1670 कई चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी। एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा हुआ है वो आप एकदम सही मान के चलें। और रिवोल्यूशन की बात करें 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है साथियों। इफेक्ट बात करें रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं। और रिवोल्यूशन के क्या होता है, ऋतु बढ़ती है चारों, गर्मी सर्दी वसंत और शरद। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, समझ लेते हैं। एक सेंटेंस है, 3 सेंटेंस हैं, तीनों को देखेंगे और पता लगाएंगे इनमें कौन से सही है कौन से गलत हैं। 23 सितंबर याद करेंगे हम लोग। 23 सितंबर क्या होता है, ऑटम सीजन होता है, यानी कि शरद ऋतु होती है। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल ठीक बात है। और स्प्रिंग सीजन होता है साउथ में, बिल्कुल सही है। नॉर्थ साउथ एक विपरीत है, ये सेंटेंस सही है। 21 मार्च को यानी सूर्य जब इक्वेटर पर चमकता है, क्या कह रहा है ये, स्प्रिंग सीजन होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सही बात है। और ऑटम सीजन होता है कहाँ, साउदर्न, ये भी सही है। 22 दिसंबर को जब सूर्य कहाँ चमकता है साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमकता है, ये कह भी यही रहा है।
22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट एज द साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन। ये भी सही है, यानी ये तीनों सेंटेंस सही हैं। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्या होगा सही। तो विच ऑफ द गिविंग सेंटेंस इज करेक्ट? ऑल, सभी हमारे ऑप्शन सही हैं। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब कॉल्ड द सर्किल ऑफ, क्या कहलाएगा? जो दिन रात को, ये एक्सिस है, यहाँ दिन है और यहाँ आता है, तो इस सर्किल को क्या कहेंगे? हमने पढ़ा था, क्या कहेंगे? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, पृथ्वी का चारों ओर विभिन्न स्थितियों में परिवर्तन होना, ये क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं साथियों? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। ये पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं एनसीईआरटी की 6वीं की किताब से लिए गए हैं। बारी बारी से देखते चलें। द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस इज एन, कैसे घूमती है पृथ्वी? पृथ्वी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट। रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट कॉज, रोटेशन का क्या नहीं होता है? टाइड्स में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। दिन रात बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। इक्वेटर बल्ज, यस, पृथ्वी की परिधि जो होती है भूमध्य रेखा पर बल्ज हो जाती है, उभारा जाता है, ये भी सही है। कौन सा नहीं है? चेंज ऑफ सीजन, ये गलत है, इसका डी आंसर क्या होगा? इसका डी। ठीक है साथियों, ये गलत है, डी आंसर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है डज नॉट कॉज। ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स का मतलब हो गया शरद विषुव। शरद विषुव कब आता है? 23 सितंबर को आता है। 22 दिसंबर को सनरेज डायरेक्ट कहाँ पड़ती हैं? दक्षिणी ध्रुव में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती हैं। सनरेज आर ओवरहेड ऑल अराउंड ऑन द ईयर ऑफ, पूरे पृथ्वी पर बराबर कब पड़ती हैं? जब सूर्य कहाँ होता है? इक्वेटर पे। ठीक है। द सर्किल इल्यूमिनेशन कौन साइड विद इल्यूमिनेशन, सर्किल जो होता है वो किसके ऊपर पड़ता है? इक्वेटर पर है? नहीं, वो देखो हम बात करते हैं, ये एक्सिस है और ये है इल्यूमिनेशन सर्किल, जबकि ऑर्बिट यहाँ है, एक्सिस यहाँ है, तो ना तो ऑर्बिट के ऊपर है, ना एक्सिस के ऊपर है, ना किसी लैटिट्यूड के ऊपर है, सॉरी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के ऊपर, और ना ही किसी लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर होगा? द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन साइड विद नन ऑफ दीज, किसी के ऊपर नहीं होता भाई ये। द चेंजेस ऑफ सीजन अकर्स बिकॉज ऑफ, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण, सॉरी, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इन विंटर सोलिस्टिस द सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन, विंटर सोलिस्टिस में क्या पड़ेगा? 22 दिसंबर को आता है। 22 दिसंबर को आता है तो दक्षिणी ध्रुव में कहाँ पड़ेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैच करते हैं फॉलोइंग। टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, कितना टिल्ट है? 23 डिग्री एंड हाफ मिनट का। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट का, सॉरी। वर्नल इक्विनेस, ध्यान देंगे, वर्नल इक्विनेस को क्या का दूसरा नाम बताइए? स्प्रिंग इक्विनेस। स्प्रिंग इक्विनेस कब आता है? ये आता है साहब हमारा 21 मार्च को। ठीक है। ऑटम इक्विनेस, शरद विषुव कब आता है? 23 सितंबर को। समर सोलेस्टिस, ग्रीष्म अनंत कब आता है? 21 जून को। और विंटर सोलेस्टिस कब आता है? 22 दिसंबर को। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया साथियों मोशंस ऑफ अर्थ। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आई होंगी चीज़ें। यदि समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट्स करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रणधीर सर जनरल अवेयरनेस को, और बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार की ज्योग्राफी, साइंस और जनरल अवेयरनेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद,